A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing great. It's your science teacher, Ms. Sumaya Iqbal here. Today, we are gonna discuss our second chapter of this term, which is unit number 3 from your book, Life of Organisms Part 2. So let's start. ऐसे नो कि हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन की, जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी प्रॉपर वर्क कर पाती है। फूड को डाइजेस्ट होकर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की फॉर्म में पूरी बॉडी के सेल्स में पहुंचना, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में बच जाएं उनका कलेक्ट होकर बॉडी से बाहर निकाल देना, ये तमाम फंक्शंस एक इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से होता है, जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। तो आपको पता ही है, ऑर्गेनिजम्स या तो मल्टी सेल्यूलर होते हैं या यूनिसेल्यूलर होते हैं। तो हम पहले यूनिसेल्यूलर के बारे में पढ़ लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कैसे होता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर डायरेक्टली सेल में मूव करते हैं डिफ्यूजन की मदद से, क्योंकि वो एक ही सेल होता है जिसमें तमाम काम हो रहे होते हैं। उसमें बहुत सारे सेल्स नहीं होते, एक ही सेल होता है, वही उसकी बॉडी होती है, उसी में तमाम फंक्शंस होते हैं। सेल के साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की मदद से न्यूट्रिएंट्स सेल ऑर्गेनेल्स में पहुंचते हैं, जिसकी वजह से पूरा सेल यूनिसेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो काम कर पाता है। अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन हायर प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में मटेरियल्स कैसे पहुंचते हैं पूरी प्लांट की बॉडी तक। हायर प्लांट्स में दो ऑपोजिट डायरेक्शन से मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, और वो दो टाइप्स ये हैं। नंबर 1, रूट्स से वाटर और मिनरल्स का लीव्स, फ्लावर्स और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी में पहुंचना। एंड नंबर 2, लीव्स से फूड मटेरियल का प्लांट के तमाम बॉडी पार्ट्स में पहुंचना। ये दो डायरेक्शंस हैं जिनकी मदद से फूड मटेरियल पूरी बॉडी प्लांट में पहुंचता है। नंबर 1 क्या था? रूट्स के ज़रिए, और नंबर 2 क्या था? लीव्स के ज़रिए। प्लांट्स का सर्कुलेटरी यानी वैस्कुलर सिस्टम दो तरह के टिश्यूज़ से बनता है, और वो दो टिश्यूज़ हैं जाइलम और फ्लोएम। रूट्स में जो वाटर और मिनरल्स होते हैं उन्हें जाइलम पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि लीव्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें फ्लोएम पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन है लीव्स से प्लांट बॉडी में फूड मटेरियल पहुंचने का, ये ट्रांसलोकेशन कहलाता है। सही। अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन ह्यूमन बॉडीज़। पहले हमने पढ़ा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे मटेरियल्स पहुंचते हैं, फिर उसके बाद प्लांट बॉडी में, देन अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में कि उसमें मटेरियल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, कैसे एक्सक्रीट होते हैं। सही। तो ह्यूमन बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम 3 चीज़ों से बनता है। नंबर 1 हार्ट, नंबर 2 ब्लड, एंड नंबर 3 इज़ ब्लड वेसल्स। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? तो बेसिकली इसका फंक्शन फूड, ऑक्सीजन और अदर मटेरियल्स को बॉडी के तमाम सेल्स में पहुंचाना और वेस्ट प्रोडक्ट्स को सेल्स से रिमूव करना होता है। इसका ये एक पूरा फंक्शन होता है। पहले तो वो तमाम मटेरियल्स को, जो गुड मटेरियल्स होते हैं हमें जिनकी ज़रूरत होती है, उनको वो सेल्स तक पहुंचाता है, फिर जिससे हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है। दैन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बचते हैं उनको सेल से रिमूव करता है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का ये फंक्शन होता है। तो अब हम आ जाते हैं नंबर 1 विच इज़ हार्ट। हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या काम करता है? हार्ट ह्यूमन बॉडी का बहुत मेन ऑर्गन होता है। ये चेस्ट के सेंटर में थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे टिल्टेड होता है। हार्ट कार्डियक मसल फाइबर्स से मिलकर बनता है और इसके 4 चेम्बर्स होते हैं, द राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स एंड द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। हार्ट के लेफ्ट एंड राइट हाफ्स को सेपरेट करने के लिए एक थिन वॉल भी होती है, जिससे
वो तमाम जो लेफ़्ट और राइट हाफ्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ पर, विच इज़ हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है? हार्ट की पल्सेशन हार्ट बीट कहलाती है, यानी दिल का धड़कना। हमारा हार्ट ब्लड को जो पंप इन और पंप आउट करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हार्ट बीट कहलाती है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का हार्ट 70 से 72 पर मिनट बीट होता है। अब पल्स क्या होती है? अगर अपनी फिंगर्स को आप अपने रिस्ट पे रखें जस्ट बिलो द थंब, तो एक थंपिंग बिलो द स्किन फील होती है। ये थंपिंग सेंसेशन पल्स कहलाती है। जब ब्लड वेंट्रिकल्स से आर्टरीज में फोर्सली पंप होता है तो एक वेव ऑफ एक्सपेंशन पैदा होती है। ये वेव ऑफ एक्सपेंशन रिस्ट रीजन में एज अ पल्स महसूस की जा सकती है, और ये जो पल्स रेट होती है हार्ट बीट जानने के लिए रिकॉर्ड की जाती है। ओके, तो अब आ जाते हैं ब्लड पर। व्हाट इज़ अ ब्लड? हार्ट के बाद पहले हमने हार्ट पढ़ा, हार्ट क्या होता है, हार्ट बीट क्या होती है, पल्स क्या होती है। अब आ जाते हैं ब्लड पर। ह्यूमन ब्लड एक रेड कलर्ड फ्लूइड होता है जो कि कनेक्टिंग टिश्यू है। एक एवरेज पर्सन की बॉडी में 6.5 लीटर्स ऑफ ब्लड मौजूद होता है, और ये ब्लड 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। नंबर 1 इज़ प्लाज्मा एंड नंबर 2 इज़ ब्लड कॉर्पसेल्स, जिन्हें ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। नाउ वी विल डिस्कस बोथ ऑफ दैम। सो नंबर 1 इज़ प्लाज्मा। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है जो कि 90% ऑफ वाटर से बनता है। ब्लड कॉर्पसेल्स प्लाज्मा में ही फ्लोट कर रहे होते हैं, मतलब तैर रहे होते हैं। सही। अब आ जाते हैं नंबर 2 ब्लड कॉर्पसेल्स पे। ब्लड कॉर्पसेल्स होते क्या हैं? सो बेसिकली ब्लड कॉर्पसेल्स 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज़ रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, जिन्हें RBCs भी कहा जाता है। नंबर 2 वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, जिन्हें WBCs कहा जाता है, एंड प्लेटलेट्स। सो नंबर 1 रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या रेड ब्लड सेल्स। RBCs डिस्क शेप के सेल्स होते हैं that contains रेड कलर पिगमेंट, जिसे हेमोग्लोबिन कहते हैं। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं और ऑक्सीजन को तमाम बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देते हैं, और इसी तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से कलेक्ट करके उसे लंग्स तक पहुंचाते हैं, जिससे फिर वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। नाउ नंबर 2 वाइट ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। WBCs लार्ज सेल्स होते हैं, बड़े होते हैं, और इनका कोई एक एग्जैक्ट शेप नहीं होता। दे आर नॉट प्रॉपर इन शेप, दे आर इरेग्युलर। ये रेड ब्लड सेल्स से काफ़ी बिगर भी होते हैं और उनसे तादाद में भी ज़्यादा होते हैं। WBCs बेसिकली हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ से, बीमारियों से हमें बचाते हैं। हमारी बॉडी में जो वायरस और बैक्टीरिया एंटर होते हैं, WBCs उनको कंज्यूम कर लेते और स्पेशल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, जिसे एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। ये हमें इन्फेक्शन वगैरह से प्रोटेक्ट करते हैं। सही। सो नंबर 3 द लास्ट वन इज़ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स RBCs से भी ज़्यादा छोटे होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल, और ये ब्लड क्लॉटिंग यानी खून को जमाने का काम करते हैं। लाइक अगर कोई इंजरी हो जाए और खून निकलने लगे हमारी बॉडी से, तो ये प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉट को फॉर्म करते हैं अलॉन्ग विथ सम प्रोटीन्स, जो कि ब्लड को लॉस होने से बचाता है, यानी हमारी बॉडी में से ज़्यादा खून निकलने से बचाता है ताकि हमें खून की कमी ना हो। इसीलिए जिनकी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट सेल कम हो जाते हैं, अगर उनको छोटी सी भी चोट लगे
कोई छोटी सी भी इंजरी हो जाए तो उनका ब्लड बहुत ज़्यादा निकलने लगता है और रुकता नहीं है, जबकि जिनकी बॉडी में प्लेटलेट ज़्यादा तादाद में हो उनका ब्लड बॉडी से ज़्यादा नहीं निकलता, जो उनके लिए अच्छा होता है। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम के 2 पार्ट्स हार्ट एंड ब्लड कंप्लीट हो गए। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, विच इज़ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के भी अपनी 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 आर्टरीज, नंबर 2 वेन्स एंड नंबर 3 इज़ कैपिलरीज। सो नंबर 1 आर्टरीज, ये हार्ट से ब्लड को कैरी करती और फिर उसे पूरी बॉडी में पहुंचाती हैं, और ये सिर्फ प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करती हैं, इम्प्योर ब्लड को कैरी नहीं करती। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड और ये रेड कलर में अपेयर होती हैं। द आर्टरीज प्रेजेंट डीप बिलो द स्किन, ये स्किन के काफ़ी बिलो होती हैं। नाउ कम टू द नंबर 2 विच इज़ वेन्स। वेन्स बॉडी से ब्लड को कैरी करके हार्ट तक पहुंचाती हैं, और ये सिर्फ इम्प्योर यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करती हैं। दे आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्किन एंड दे आर थिन वॉल्ड, जो कि ब्लू कलर में अपेयर होती हैं। आर्टरीज रेड एंड वेन्स ब्लू कलर्ड होती हैं। Now come to the third type of blood vessels, which is capillaries. Capillaries क्या होती हैं? Capillaries are the branches of arteries. ये blood को cells तक कैरी करती हैं, और ये थिन वॉल्ड होती हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को ब्लड के हर सेल तक पहुंचाती हैं। ये कैपिलरीज न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचाने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट्स बच जाते हैं उन्हें सेल से कलेक्ट भी करती हैं। तो ये था काम कैपिलरीज का। अब ये तो हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कैसे हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स में पहुंचते हैं, लेकिन अब जो वेस्ट मटेरियल्स बच जाते हैं वो कैसे बॉडी से निकलते हैं। बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स के रिमूव होने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है। अगर हमारी बॉडी से ये वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव ना हो तो ये टॉक्सिक बन जाते हैं, पॉइजनस बन जाते हैं, इसीलिए इनका रिमूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब वो ऑर्गन्स जो एक्सक्रीशन का पूरा प्रोसेस अंजाम देते हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। ह्यूमंस में एक्सक्रीशन के लिए वेरियस ऑर्गन्स होते हैं, जो कि ये हैं नंबर 1 लंग्स, नंबर 2 स्किन, नंबर 3 लार्ज इंटेस्टाइन एंड नंबर 4 यूरिनरी सिस्टम। ये चारों चीज़ें एक्सक्रीशन में मदद देती हैं। नंबर 1 लंग्स क्या करते हैं? रेस्पायरेशन के वक्त, रेस्पायरेशन किसे कहते हैं वो आपको अच्छे से पता है, तो इसीलिए उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। रेस्पायरेशन के वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स फॉर्म होते हैं, लंग्स उनको बॉडी से एक्सक्रीट करते यानी निकाल देते हैं। अब नंबर 2 स्किन में स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जिनसे स्वेट यानी पसीना बनता है। यूरिया, सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर, ये तमाम स्वेट की शक्ल में स्किन के ज़रिए रिमूव हो जाते हैं थ्रू द टाइनी पोर्स इन द स्किन। नंबर 3 लार्ज इंटेस्टाइन्स, ये बेसिकली वेस्ट मटेरियल का स्टोरेज एरिया होता है। लार्ज इंटेस्टाइन्स में तमाम जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो जमा हो जाता है और फीसेस यानी स्टूल की शक्ल में एनस के ज़रिए बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता यानी निकल जाता है। लास्ट वन इज़ यूरिनरी सिस्टम। नंबर 4 ऐसे ऑर्गन्स दैट फॉर्म, स्टोर and excrete the urine constitute urinary system। यानी ऐसे ऑर्गन जो फॉर्म करते यानी बनाते हैं, स्टोर करते यानी महफूज करते हैं, एंड एक्सक्रीट यानी निकाल देते हैं यूरिन को, वो यूरिनरी सिस्टम को बनाते हैं। यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं? यूरिनरी सिस्टम में पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा होता है। नाउ
कम टू द लास्ट टॉपिक विच इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन बॉडी की बहुत सी एक्टिविटीज़ लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट ये कंट्रोल होती हैं सर्टेन ग्लैंड्स से, जिन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है या फिर डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हमारा यूनिट नंबर 3 लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2 कंप्लीट होता है। तो अपनी वर्कशीट का काम करने के साथ साथ चैप्टर को समझना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप अपना चैप्टर नहीं समझोगे तो फिर अपना काम कैसे करोगे और उसे याद कैसे करोगे। तो अपना वर्कशीट का काम भी करें, चैप्टर को समझें, रीडिंग भी करें और अपना वर्क करते हुए अपनी राइटिंग पर भी तवज्जो दें। इसके अलावा अपना बुक वर्क यानी अपनी फिल इन दी ब्लैंक्स, अपने टिक द राइट आंसर्स वगैरह भी जर्नल में ज़रूर कंप्लीट करें। Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.